Welcome students to the Institute of Commerce Studies. Next topic is management as a profession. An occupation shall be considered a profession if it satisfies the following characteristics. अर्थात किसी भी काम को प्रोफेशन कहा जा सकता है अगर उसमें ये सभी विशेषताएं पाई जाती हैं. पॉइंट नंबर फर्स्ट, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज. ऑल प्रोफेशनल्स गेन्स नॉलेज थ्रू स्टडी मटेरियल. अर्थात सभी प्रोफेशनल्स नॉलेज प्राप्त करते हैं किताबों से. इन केस ऑफ मैनेजमेंट ऑल्सो देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ बुक्स. और यही चीज़ मैनेजमेंट में भी पाई जाती है. किताबों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त किया जाता है. सो प्रेजेंटली दिस फीचर ऑफ प्रोफेशन इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट ऑल्सो. पॉइंट नंबर सेकेंड, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री. अर्थात किसी भी प्रोफेशन में प्रवेश प्रतिबंधित होता है. द एंट्री टू अ प्रोफेशन इज रेस्ट्रिक्टेड थ्रू एन एग्जामिनेशन. किसी भी प्रोफेशन में हो सकता है प्रवेश एग्जामिनेशन के माध्यम से प्राप्त किया जाए और थ्रू एक्वायरिंग एन एजुकेशनल डिग्री, या फिर डिग्री प्राप्त करने के बाद ही उस प्रोफेशन में हमें एंट्री मिले, जैसा कि डॉक्टर्स और लॉयर्स के प्रोफेशन में होता है. बट इन केस ऑफ मैनेजमेंट एनीवन कैन बिकम अ मैनेजर. लेकिन मैनेजमेंट के क्षेत्र में कोई भी इंसान मैनेजर बन सकता है, चाहे वो अनपढ़ ही क्यों ना हो. बट नाउ मैनी कंपनीज प्रिफर टू अपॉइंट मैनेजर्स ओनली विद MBA डिग्री. वो बात अलग है कि आजकल अधिकतर कंपनीज ऐसे इंसान को मैनेजर बनाती हैं जिसके पास MBA डिग्री होनी चाहिए. सो प्रेजेंटली दिस फीचर ऑफ प्रोफेशन इज नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट. तो फिलहाल तो प्रोफेशन का ये फीचर मैनेजमेंट में नहीं पाया जाता. बट वेरी सून इट विल बी इंक्लूडेड विद स्टैट्यूटरी बैकिंग. लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में कोई ऐसा कानून बनाया जाए जिससे कि ये फीचर मैनेजमेंट में शामिल हो जाए. थर्ड फीचर ऑफ प्रोफेशन इज प्रोफेशनल एसोसिएशन. फॉर ऑल द प्रोफेशंस स्पेशल एसोसिएशंस आर एस्टेब्लिश्ड. अर्थात हर एक प्रोफेशन में कुछ खास संस्थाएं होती हैं जो उस प्रोफेशन को चलाती हैं. लाइक मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर डॉक्टर्स and Bar Council of India for lawyers. In case of management also, various management associations like AIMA and AMA are available at national and international level. सेम इसी प्रकार से मैनेजमेंट के क्षेत्र में भी कुछ संस्थाएं हैं, देश के अंदर भी और देश के बाहर भी, जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मैनेजमेंट को चला रही हैं. बट लीगली it is not compulsory for managers to become a part of these organizations. लेकिन फिलहाल कानूनी रूप से ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई भी व्यक्ति मैनेजर तभी बनेगा जब वो इस प्रकार की संस्थाओं से जुड़े. ऐसा बिल्कुल नहीं है. Therefore presently this feature of profession is not present in management, but very soon it will be included with statutory backing. Point number 4, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि आचार संहिता. ऑल प्रोफेशंस आर बाउंड बाय अ कोड ऑफ कंडक्ट. हर एक प्रोफेशन में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के माध्यम से काम किया जाता है विच गाइड्स द बिहेवियर ऑफ इट्स मेंबर्स. और इसी तरीके से सभी प्रोफेशनल मेंबर्स के बिहेवियर को गाइड किया जाता है. बट लीगली इट इज़ नॉट कंपल्सरी फॉर ऑल द मैनेजर्स टू गेट रजिस्टर्ड विद AIMA एंड अबाइड बाय द एथिकल कोड्स. लेकिन फ़िलहाल ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम लोग किसी संस्था से जुड़ें और उस संस्था के नियमों का पालन करें. सो प्रेजेंटली दिस फीचर ऑफ प्रोफेशन इज़ नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट, बट वेरी सोन इट विल बी इंक्लूडेड विद स्टैट्यूटरी बैकिंग. फिफ्थ फीचर इज़ service motive. The basic motive of a profession is to serve their clients' interest by rendering dedicated and committed service. हर एक प्रोफेशन में हमें अपने क्लाइंट के हित को ध्यान में रखना होता है और उसे
वचनबद्ध तरीके से सेवाएं प्रदान करनी पड़ती हैं। द टास्क ऑफ अ लॉयर इज़ टू एंश्योर दैट हिज क्लाइंट गेट्स जस्टिस। जिस प्रकार से एक लॉयर हमेशा इस बात का ध्यान रखता है कि उसके क्लाइंट को न्याय मिलना चाहिए। बट मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज़ टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट विद सोशल एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। लेकिन बिजनेस के फील्ड में मेन उद्देश्य है प्रॉफिट अर्न करना। वो बात अलग है कि साथ साथ हम कुछ सामाजिक और व्यक्तिगत उद्देश्यों को भी ध्यान में रखते हैं। सो प्रेजेंटली दिस फीचर ऑफ प्रोफेशन इज नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट, बट वेरी सोन इट विल बी इंक्लूडेड विद स्टैट्यूटरी बैकिंग। अर्थात हाल फिलहाल में ये फीचर मैनेजमेंट प्रोफेशन का मैनेजमेंट में नहीं पाया जाता। हो सकता है आने वाले समय में ये भी कानूनी रूप से जोड़ दिया जाए। कंक्लूजन, एट प्रेजेंट मैनेजमेंट इज़ नॉट अ प्रोफेशन, यानी कि हाल फिलहाल में मैनेजमेंट को एक प्रोफेशन नहीं कहा जा सकता। बट मैनेजमेंट इज़ ऑन द पाथ ऑफ बिकमिंग अ प्रोफेशन। लेकिन मैनेजमेंट एक ऐसे पथ पर है जिसमें हो सकता है कि आने वाले समय में वो भी प्रोफेशन कहलाए, लेकिन फ़िलहाल मैनेजमेंट प्रोफेशन नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज पोस्ट डीसी। पॉइंट नंबर 1, प्लानिंग। इट हैज़ 2 एलिमेंट्स, दैट इज फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग। प्लानिंग के 2 तत्व हैं। नंबर 1, पहले हमें पूर्वानुमान लगाना होता है, उसके बाद योजना बनानी होती है। इट मीन्स डिसाइडिंग इन एडवांस अबाउट वॉट टू डू, व्हेन टू डू, वेयर टू डू, हाउ टू डू एंड बाई whom टू डू। यानी कि हमें एडवांस में ही ये तय करना होता है कि क्या करना है, कब करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है और उस काम को करेगा कौन। अकॉर्डिंग टू पीटर एफ ड्रकर, टू प्लान इज टू लुक अहेड। यानी कि योजना बनाने का मतलब हमेशा आगे की ओर देखना होता है। प्लानिंग इज देयर फॉर अ फ्यूचरिस्टिक एक्टिविटी। यही कारण है कि प्लानिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जो हमेशा भविष्य के लिए की जाती है। विच ब्रिजेज द गैप फ्रॉम वेयर वी आर एंड टू वेयर वी वॉन्ट टू गो। प्लानिंग गैप को फिल कर देता है। हम फिलहाल कहाँ हैं और फ्यूचर में हम कहाँ पहुँचना चाहते हैं, उसके बीच में जो भी गैप है, प्लानिंग उस गैप को भर देता है। पॉइंट नंबर 2 इज ऑर्गेनाइजिंग। इट इन्वॉल्व्स creating the organizational setup as well as authority responsibility relationship। ऑर्गेनाइजिंग में हमें अपना एक ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप तैयार करना होता है, जिसमें हमें यह भी तय करना होता है कि लोगों के पास कितने अधिकार होंगे और उनके दायित्व क्या होंगे। ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़, सभी एक्टिविटीज़ को एक ग्रुप में बनाना होता है। एंड क्रिएटिंग द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट के अलग अलग लेवल्स को बनाना पड़ता है, जैसे कि टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। ऑर्गेनाइजिंग इन रिलेशन टू मैन पावर मीन्स क्रिएटिंग द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का मतलब हमें ये तय करना होता है कि टॉप लेवल पर कितने लोग काम करेंगे, मिडिल लेवल पर कितने लोग काम करेंगे और लोअर लेवल पर कितने लोग काम करेंगे। डिसाइडिंग लेवल्स एंड पोजिशंस विद इन इट एंड प्लेसिंग द पर्सन्स टू ऑक्यूपाई दैम। पॉइंट नंबर 3 इज स्टाफिंग। दिस इज कंसर्न्ड विद द मैन पावर प्लानिंग। इसका संबंध मैन पावर प्लानिंग से है। मैन पावर प्लानिंग का मतलब होता है कि हमें ये देखना पड़ता है कि एट प्रेजेंट हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोग काम कर रहे हैं और आने वाले समय में हमें कितने लोगों की आवश्यकता होगी। रिक्रूटमेंट, उसी के हिसाब से हमें उनकी भर्ती करनी होती है। देन सेलेक्शन, फिर लोगों का चयन किया जाता है। ट्रेनिंग, वेलफेयर एटसेट्रा, और उसी के माध्यम से हम अपने एम्प्लॉयज़ को प्रशिक्षण देते हैं और उनका कल्याण करते हैं। स्टाफिंग एसेंशियली प्लेसेस पर्सन्स एट मैनेजरियल पोजीशंस क्रिएटेड बाय ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। स्टाफिंग के माध्यम से हम लोगों को उस जगह प्लेस करते हैं जो प्लेस ऑर्गेनाइजिंग में उनके लिए तय किया गया था। स्टाफिंग इज अरेंजिंग राइट पर्सन फॉर ईच जॉब एंड पोजीशन। स्टाफिंग का मतलब है हमें सही व्यक्ति को काम पर और सही पोजीशन पर लगाना है।
fourth function of management is directing. According to Kuntz and O'Donnell, direction embraces those activities which are related to guiding and supervising subordinates. अर्थात डायरेक्शन में वो सभी एक्टिविटीज़ कवर की जाती हैं जिनके माध्यम से हम अपने एम्प्लॉयज़ का मार्गदर्शन करते हैं और उन पर नज़र रखते हैं. इट इन्वॉल्व्स इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मोटिवेशन, सुपरविजन एंड लीडरशिप टू एनेबल पर्सन्स टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स. डायरेक्टिंग के माध्यम से हम लोग अपने एम्प्लॉयज़ के साथ लगातार कम्युनिकेशन करते हैं, उन्हें काम करने के लिए अभिप्रेरित करते हैं, उन पर नज़र रखते हैं और उनका नेतृत्व करते हैं ताकि हम लोग अपने उद्देश्यों को आसानी से प्राप्त कर सकें. अकॉर्डिंग टू अर्नेस्ट डेल, डायरेक्टिंग इज टू टेल पीपल व्हाट टू डू एंड सीइंग दैट दे डू इट टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी. अर्थात डायरेक्टिंग में हमें लोगों को ये बताना होता है कि हम उनसे क्या काम चाहते हैं और फिर ये देखना होता है कि जो काम हमने अपने एम्प्लॉयज़ को बताया है वो उसी प्रकार से उस काम को पूरा कर रहे हैं अपनी पूरी क्षमता से या नहीं. एंड लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग मीन्स ensuring that performance of persons matches with plans decided in advance. अर्थात कंट्रोलिंग में हमें अपने एम्प्लॉयज़ की एक्चुअल परफॉर्मेंस को उनकी प्लान्ड परफॉर्मेंस से मैच करना होता है. इट इन्वॉल्व्स अप्राइजल ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स. इट इज़ एन इवेल्युएशन फंक्शन. अर्थात ये एक ऐसा फंक्शन है जिसमें हमें अपने एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना होगा. दैट मीन्स टू चेक वेदर वी परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द प्लान और नॉट. अर्थात हमें ये देखना होगा कि हम प्लान के मुताबिक काम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हमें 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं: टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल. टॉप लेवल, दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ अथॉरिटी. यानी कि ये मैनेजमेंट का वो लेवल है जहां लोगों के पास सबसे अधिक अधिकार होते हैं. टॉप लेवल कॉन्सेंट्रेट्स ऑन प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग. ये मैनेजमेंट का वो लेवल है जो अपना पूरा ध्यान प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग पर लगाता है. अर्थात मैनेजमेंट के फर्स्ट 2 फंक्शंस पर. दिस लेवल इंक्लूड्स, इस लेवल में शामिल होते हैं चेयरमैन, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स यानी कि CEO, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर दैट मीन्स CFO, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जनरल मैनेजर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर. अपार्ट फ्रॉम द फंक्शन ऑफ प्लानिंग, यानी कि प्लानिंग करने के अलावा इट ऑल्सो कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स द मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट. यानी कि प्लानिंग करने के अलावा टॉप लेवल मिडिल और लोअर लेवल को कंट्रोल भी करता है और उनके बीच कोऑर्डिनेशन भी पैदा करता है. फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल, अर्थात टॉप लेवल के कार्य. पॉइंट नंबर 1, डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंटरप्राइज. एंटरप्राइज के उद्देश्यों को डिसाइड करना ये टॉप लेवल का काम है. फ्रेमिंग ऑफ प्लान्स एंड पॉलिसीज, ऑर्गेनाइजेशन के लिए योजनाएं बनाना और नीतियां बनाना ये टॉप लेवल का काम है. पॉइंट नंबर 3, ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म्ड बाय पर्सन्स वर्किंग एट मिडिल लेवल. मिडिल लेवल पर सभी एम्प्लॉयज़ जो भी एक्टिविटीज़ करेंगे वो टॉप लेवल ही तय करता है. पॉइंट नंबर 4, assemble all the resources such as finance, assets, etc. ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है, चाहे वो फाइनेंस हो या असेट्स हो, वो सभी टॉप लेवल ही अवेलेबल कराता है. पॉइंट नंबर 5, रेस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. हमारी ऑर्गेनाइजेशन का वेलफेयर हो रहा है या नहीं हो रहा, हमारी ऑर्गेनाइजेशन आने वाले समय में एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, उसके लिए भी टॉप लेवल ही जिम्मेदार होता है. पॉइंट नंबर 6, लाइसन विद आउटसाइड वर्ल्ड, यानी बाहरी दुनिया से संबंध बनाना. फॉर एग्जाम्पल मीटिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एट्सेट्रा. अर्थात
अगर किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल से कोई मीटिंग करनी है तो ये काम टॉप लेवल ही करता है। पॉइंट नंबर 7, टू इंटीग्रेट डाइवर्स एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़, अर्थात ऑर्गेनाइजेशन में सभी की एक्टिविटीज़ को एक दूसरे से जोड़ता है मैनेजमेंट, अर्थात टॉप लेवल। पॉइंट नंबर 8, एनालाइज बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इट्स इम्प्लीकेशन, आने वाले समय में बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा होगा और उसका हमारे बिजनेस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका विश्लेषण भी टॉप लेवल ही करता है। पॉइंट नंबर 9, रेस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिविटीज़ ऑफ बिजनेस अफेक्टिंग सोसाइटी, हमारे बिजनेस की एक्टिविटीज़ समाज पर क्या प्रभाव डाल रही हैं, इसका जिम्मेदार भी टॉप लेवल ही होता है। सेकेंड लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज मिडिल लेवल, दैट इज सेकेंड लाइन मैनेजमेंट। दिस लेवल इज फंक्शनल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मिडिल लेवल कीप देयर फोकस ऑन स्टाफिंग एंड कोऑर्डिनेशन, अर्थात मिडिल लेवल अपना पूरा ध्यान स्टाफिंग और कोऑर्डिनेशन पर लगाता है। दिस इंक्लूड्स द डिपार्टमेंटल हेड्स, और इसमें शामिल होते हैं सभी डिपार्टमेंट के हेड्स, जैसे कि प्रोडक्शन मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, प्लांट सुपरिटेंडेंट, डिविजनल हेड्स, etc. The primary function of this level is to organize and direct the lower level. अर्थात मिडिल लेवल का प्राथमिक काम है लोअर लेवल को संगठित करना और उसे निर्देश देना। दिस लेवल ऑफ मैनेजमेंट ensures the execution of the plans and procedures. इस लेवल पर उन प्लान्स को एग्जीक्यूट किया जाता है जो प्लान्स टॉप लेवल पर तैयार किए गए हैं। It evaluates the performance, prepares and provides the periodic performance report, अर्थात डेटा फॉर द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ये वो लेवल है जो लोअर लेवल की परफॉर्मेंस को चेक करता है और समय समय पर टॉप लेवल को रिपोर्ट प्रदान करता है। फंक्शंस ऑफ मिडिल लेवल, अर्थात मिडिल लेवल के कार्य। पॉइंट नंबर 1, इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय टॉप मैनेजमेंट टू लोअर लेवल, अर्थात टॉप लेवल के द्वारा जो भी पॉलिसीज बनाई जाती हैं वो लोअर लेवल को समझाना, उनके सामने रखना। पॉइंट नंबर 2, ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ देयर डिपार्टमेंट, हर एक मैनेजर अपने डिपार्टमेंट में एक्टिविटीज़ को तय करता है। पॉइंट नंबर 3, रिक्रूटिंग, सेलेक्टिंग एंड अपॉइंटिंग द रिक्वायर्ड एम्प्लॉयज़, हर एक मैनेजर अपने डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयज़ की भर्ती करता है, उनका चयन करता है और ये तय करता है कि कौन व्यक्ति किस पोजीशन पर काम करेगा। नंबर 4, मोटिवेटिंग द पर्सन्स टू परफॉर्म टू देयर बेस्ट एबिलिटी, अर्थात एम्प्लॉयज़ को लगातार अभिप्रेरित करना ताकि वो अपनी पूरी क्षमता से काम कर सकें। पॉइंट नंबर 5, कोऑपरेट विद अदर डिपार्टमेंट्स, अर्थात दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ भी लगातार सहयोग बनाकर रखना। पॉइंट नंबर 6, रेस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिविटीज़ ऑफ फर्स्ट लाइन मैनेजर्स, फर्स्ट लाइन मैनेजर्स का मतलब लोअर लेवल पर जो मैनेजर्स काम करते हैं उनकी एक्टिविटीज़ के लिए भी मिडिल लेवल ही जिम्मेदार होता है। लास्ट लेवल इज लोअर लेवल, जिसे सुपरवाइजरी लेवल भी कहा जाता है, फर्स्ट लाइन लेवल भी कहा जाता है और ऑपरेशनल लेवल भी कहा जाता है। दिस लेवल इज नोन एज वर्कर लेवल और ऑपरेशनल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। दिस लेवल इंक्लूड्स, इस लेवल में शामिल होते हैं फोरमैन, सुपरवाइजर्स, सेल्स ऑफिसर्स, सेक्शन ऑफिसर्स, क्लर्क, सब डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव, अकाउंटेंट ऑफिसर, मार्केटिंग ऑफिसर एंड वर्कर्स। एट दिस लेवल एक्चुअल प्रोडक्शन टेक्स प्लेस, अर्थात ये वो लेवल है मैनेजमेंट का जहाँ पर एक्चुअल में काम होता है। टॉप लेवल केवल ऑब्जेक्टिव्स
और प्लान्स को डिसाइड करता है, पॉलिसीज बनाता है। मिडिल लेवल उनको लागू करता है, लेकिन एक्चुअली उन प्लान्स पर काम करता है लोअर लेवल। दिस लेवल ऑफ मैनेजमेंट स्पेंड्स मोस्ट ऑफ इट्स टाइम सुपरवाइजिंग द परफॉर्मेंस। ये बात कही गई है लोअर लेवल मैनेजर्स के लिए, अर्थात लोअर लेवल मैनेजर्स का अधिकतर समय अपने एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को चेक करने में बीतता है। दिस लेवल फोकस ऑन डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग एज दे गिव डायरेक्शन टू वर्कर्स। और इस लेवल में सुपरवाइजर्स को लगातार अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने वर्कर्स को निर्देश देने होते हैं और उन्हें कंट्रोल करना होता है। फंक्शंस ऑफ लोअर लेवल, अर्थात लोअर लेवल के कार्य। पॉइंट नंबर 1, रिप्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम्स और ग्रीवियंसेस ऑफ वर्कर्स। वर्कर्स की समस्याओं को और उनकी परेशानियों को टॉप लेवल के सामने रखना या मिडिल लेवल के सामने रखना, ये सुपरवाइजर्स की जिम्मेदारी होती है। पॉइंट नंबर 2, मेंटेनिंग गुड वर्किंग कंडीशंस एंड डेवलपिंग हेल्थी रिलेशंस बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट्स। अर्थात वर्कर्स को अच्छी वर्किंग कंडीशंस मिलनी चाहिए और साथ ही साथ सुपीरियर और सबऑर्डिनेट्स के बीच अच्छे संबंध बनने चाहिए। ये भी सुपरवाइजर ही तय करता है। पॉइंट नंबर 3, लुकिंग टू सेफ्टी ऑफ वर्कर्स। वर्कर्स की सुरक्षा का ध्यान रखना। पॉइंट नंबर 4, दे ट्राई टू मेंटेन प्रिसाइज स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी। अर्थात सुपरवाइजर्स कोशिश करते हैं कि गुड्स की क्वालिटी एक सी होनी चाहिए, यानी कि स्टैंडर्ड क्वालिटी होनी चाहिए। नंबर 5, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर बूस्टिंग द मोरल ऑफ द वर्कर्स। सुपरवाइजर्स लगातार अपने अंडर में काम करने वाले वर्कर्स का मनोबल बढ़ाते हैं। मिनिमाइजिंग द वेस्टेज ऑफ मटेरियल एंड मेंटेनिंग सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। मटेरियल कम से कम वेस्ट होना चाहिए और वर्कर्स की सेफ्टी मेंटेन करना, ये भी सुपरवाइजर्स की ही जिम्मेदारी है। पॉइंट नंबर 7, इंटरेक्ट विद द एक्चुअल वर्कफोर्स, यानी कि वर्क फोर्स के लगातार टच में रहना एंड पास ऑन इंस्ट्रक्शन ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट। और मिडिल लेवल के जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो लगातार वर्कर्स को देना। पॉइंट नंबर 8, रेस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटी, यानी कि लोअर लेवल मैनेजर्स अर्थात सुपरवाइजर्स ही क्वालिटी के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, आउटपुट की कितनी क्वांटिटी हमने बनाई है उसके लिए भी सुपरवाइजर्स ही जिम्मेदार होते हैं। एंड लॉयल्टी ऑफ वर्कर्स, और उनके अंडर में काम करने वाले वर्कर्स वफादार हैं या नहीं, इसके लिए भी लोअर लेवल ही जिम्मेदार होता है, अर्थात सुपरवाइजर्स।